हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ऑलरेडी हम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी 5 ईयर प्लान्स, 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1952-1990। एग्रीकल्चर्स ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने स्टडी किया था कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर की क्या डेवलपमेंट थी, क्या उसके इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे। तो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने की बात की गई, मींस उसको डेवलप करने के लिए कुछ मेजर्स किए, जिसमें फर्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। जो जमींदार सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया, इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश किया गया और टीनेंट्स को उसका ऑनर बना दिया गया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सरप्लस लैंड जो एक इकॉनमी में किसी के पास है तो उसको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। मतलब मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई कि इतनी ही लैंड एक फार्मर अपने पास रख सकता है। कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग, जो लैंड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो स्मॉल थी, फ्रेगमेंटेड थी, मतलब स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, तो उसको कंसोलिडेट किया गया, एक ही जगह पर कलेक्ट करके प्रोवाइड करवाएगी। रेंट को भी रेगुलेट किया गया कि 1/3 क्रॉप का जो टोटल प्रोडक्टिविटी है उसका सिर्फ 1/3 ही प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। कोऑपरेट फार्मिंग, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग कंसेप्ट्स लेकर आए। मतलब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कलेक्टिवली अपनी प्रोडक्टिविटी को मार्केट में क्या कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे। बट जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो पार्शली ही इम्प्लीमेंट हुए, पूरी इकॉनमी के अंदर ऐसा कंप्लीटली एस्टेब्लिश नहीं हो पाए रिफॉर्म्स। मेनली कहाँ पर हुए थे, वेस्ट बंगाल और केरला में। टेक्निकल रिफॉर्म्स, मतलब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के बारे में बताया गया। बेटर क्वालिटी के सीड्स, HYV की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ये लेकर आए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट भी लेकर आए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 टू मिड 70s। इसका मेन जो एरियाज थे वो कहाँ पर थे, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और वीट और राइस प्रोडक्टिविटी में ही स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आया, इसको लेकर आए। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुई, इंक्रीज हुई। जो बेनिफिशियल किसको मिला, फार्मर्स को मिला। उन फार्मर्स को जो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही कॉस्टली कंसेप्ट है। लेकिन आगे चलते हुए मिड 70s टू 80s में पूरे इंडिया को कवरअप करने की कोशिश करी, पूरी कंट्री के एरियाज़ को कवरअप करने की कोशिश करी। फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाए ताकि वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। गेन क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ। वीट की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, राइस की प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स इंक्रीज हुई, मेज़ की प्रोडक्टिविटी भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। डेटा आपको लर्न करना है। सबसेशनल राइज इन एक्रेज, एक्रेज मतलब एरिया ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के एरिया में भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कल्टीवेशन का एरिया जो था उसको इंक्रीज किया गया प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब जो फार्मर्स थे वो सिर्फ लिविंगहुड के लिए फार्मिंग कर रहे थे, तो उनका आउटलुक चेंज किया गया। उन्होंने अब अपनी सरप्लस प्रोडक्टिविटी को सेल करना शुरू किया, मतलब क्रॉप को कैश क्रॉप में चेंज कर लिया। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, बेटर प्रोडक्टिविटी जनरेट करी इकॉनमी के अंदर बेटर रिसोर्सेज से, और सेल्फ सफिशिएंट हुए हम फूड ग्रेन में। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंस हो जाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होगी उसका बफर स्टॉक भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बफर स्टॉक का कंसेप्ट कब आया, 4th ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान जो था उसमें बफर स्टॉक आया। और जो बफर स्टॉक रखती है वो कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो बफर स्टॉक्स रखती है। मतलब जहाँ पे सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है वहाँ से कलेक्ट करके उसको स्टॉक में रखती है, और जहाँ नीड होती है वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट वन, लिमिटेशंस क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सिर्फ वीट और राइस तक ही कंस्ट्रेंट था, अदर प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन को। अनइवन स्प्रेड हुआ, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे एरियाज़ में ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स मिले, बाकी सभी एरियाज़ में इतना फ्रूटफुली ये नहीं दे पाया। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, जो फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे मेनली, उन्हीं को ही इनके बेनिफिट्स मिले। पुअर फार्मर्स, ठीक है लोन मिल गया था लेकिन लोन के लिए भी फार्मर्स को एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता था कुछ ना कुछ। वो ऑलरेडी स्मॉल फार्मर्स हैं तो लोन भी उनको इतना नहीं मिल पाता था सफिशिएंट अमाउंट में कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। इकॉनमी डिवाइड हो गई पुअर और रिच कैटेगरीज में।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ऑलरेडी 4 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी हैं। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, फिर 1956 में आई, फिर 1980 में आई, फिर 1991 में आई। 4 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ रेजोल्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं पॉलिसीज़। तो हम सिर्फ 56 डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रीज़ को 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में, जिसको स्केड्यूल ए के अंदर स्टडी किया जाता है, मतलब इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो स्केड्यूल ए में। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको स्केड्यूल बी में स्टडी किया जाता है, और प्राइवेट एंटरप्राइज जिसको स्केड्यूल सी में स्टडी किया जाता है। तो ये कुछ 3 फोल्ड क्लासीफाई किया इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया, मतलब जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, मतलब कुछ हद तक उसको लिबरलाइज किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज़ अगर किसी सेक्टर जो रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट की साइड से उसको रन करना चाहती है तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियल कंसेशन, अगर वो इंडस्ट्री हिली एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ ओपन करती है तो उसको कुछ कंसेशन मिलेगा, लाइक टैक्स हॉलीडेज़, मतलब उसको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे एट सम ओकेशंस, मतलब कभी कभी ऐसा होगा पॉसिबल, हर बार नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ अगर बिग इंडस्ट्रीज़ होंगी तो कुछ ही एरियाज़ की डेवलपमेंट होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकॉनमी में, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी की इक्वल ग्रोथ हो। डिफाइन क्या किया गया है इसे? द यूनिट हैविंग फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से लेस होनी चाहिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और टर्नर मतलब जो सेल है एनुअली 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। लेकिन 1950 में क्या था, 51 में, कि 5 लाख से ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ डाटा ध्यान में रखना। कार्वे कमेटी इन 1955 इसको सेटअप किया गया टू डेवलप द SSI यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, मेजर करने के लिए कि ये ग्रोथ कर भी रही हैं या नहीं, या किस तरीके की इनको हेल्प चाहिए, तो कार्वे कमेटी इसके लिए एस्टेब्लिश की गई। इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का? दैट इज़ अ लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ सेल्फ फाइनेंस रिसोर्सेज से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है। कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें फाइनेंस बैंक से वगैरह लिया जाता है, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं, लेबर इंटेंसिव, मतलब जो स्किल्स होते हैं, हैंडमेड गुड्स होती हैं, वो प्रोड्यूस की जाती हैं। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, इक्वलिटी ओरिएंटेड, मतलब कहीं भी अगर लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन अप होनी चाहिए तो वहाँ इसको इजीली लेकर जा सकते हैं, कहीं पर बंद कर सकते हैं, कहीं पर लेकर जा सकते हैं, किसी भी एरियाज़ में इसको ओपन अप कर सकते हैं। नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बोलेंगे इक्वलिटी ओरिएंटेड। इक्वलिटी का मतलब है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी की इक्वल ग्रोथ होगी, इसीलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है। नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड, ज़्यादा से ज़्यादा फंड ऑनर का ही इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, तो इक्विटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रेड, कि ट्रेड उस टाइम पर किस तरीके से डेवलप हो रहा था। ट्रेड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूलर्स ने हम पे बहुत ज़्यादा, इंडियन इकॉनमी पे बहुत ही ज़्यादा रूल्स किया है, जिसकी वजह से इंडियंस में एक डर था कि अगर हम दोबारा अपनी इकॉनमी को दूसरों के साथ ओपन अप करते हैं तो दोबारा से उनका डोमिनेंस पावर इंक्रीज़ ना हो जाए कंट्री के अंदर। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स लेकर आए, मतलब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी लेकर आए। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी कि हम अपने ही अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं जिससे हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पर वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मीन्स वो गुड्स यहाँ प्रोड्यूस करना जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, और फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने के लिए, और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, मतलब डोमेस्टिक जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, ताकि हमारी डोमेस्टिकली जो नीड है वो तो कंप्लीट हो ही जाए, और जो सरप्लस प्रोडक्टिविटी रह जाएगी वो फॉरेन कंट्री में उसको क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। टैरिफ्स इज ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉमोडिटी। टैरिफ्स एक ड्यूटी होती है, एक फिक्स्ड
परसेंटेज लगाया जाता है इंपोर्टेड कमोडिटीज़ पर, इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। टैरिफ लगाने से प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कोटा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कुछ लिमिट करने के लिए, मतलब इससे ज़्यादा ना किया जा सके या कोई एक फिक्स अमाउंट ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडियन इकॉनमी कर पाए या दूसरी कंट्रीज कर पाएँ, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लाइक टैरिफ्स एंड कोटा। तो टैरिफ्स लगाने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और कोटा गवर्नमेंट फिक्स करती है डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट कंट्री से, मतलब किस कंट्री से गुड्स परचेज करनी है और किस कंट्री से कितनी गुड्स परचेज करनी है, वो कोटा फिक्स कर देती है कि इतनी ही क्वांटिटी में आप गुड्स परचेज कर सकते हो। तो ऐसा करने से प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते। टैरिफ लगाने से प्राइस इंक्रीज होते हैं, कोटा फिक्स करने से प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते। तो यही इस चैप्टर का सम अप था। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।